वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी CTT 2022-23 के अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। वैसे सभी विद्यार्थी, शिक्षार्थी, परीक्षार्थी, अभ्यर्थी जो CTT की परीक्षा में बैठने की तैयारी में लगे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, कुछ पास आउट स्टूडेंट हैं जिन्होंने B.Ed और DLED की परीक्षा पास कर चुकी है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अभी आप लोगों ने नामांकन लिया है और आप लोग भी इस CTT के योग्य हो गए हैं कि आप भी इस CTT की तैयारी करके अपने कैरियर को बना सकते हैं। वैसे विद्यार्थी, अभ्यर्थी, शिक्षार्थी जिन्होंने अभी अभी B.Ed में एडमिशन लिया है, उसके लिए विशेष करके हमारा यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको शुरू से आखिर तक यह टॉपिक पूरी कंप्लीट सृजनात्मकता की जो टॉपिक है वह आपको अलग नहीं पढ़नी पड़ेगी। इससे आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। जो पास आउट हो चुके हैं विद्यार्थी, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इतने कम समय में एक छोटे से वीडियो में आपको मैंने पूरा प्रयास किया है जिससे आपको पूरा इसका सिलेबस मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को आखिरी तक बने रहें। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं, पढ़ाने के बाद इसका क्वेश्चन बैंक डालता हूं, प्रैक्टिस सेट डालता हूं, जिसके साथ आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं और प्रैक्टिस सेट में शामिल होना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस पाठ के ख़त्म होने के बाद, चैप्टर के ख़त्म होने के बाद अगला वीडियो मैं इससे रिलेटेड जो कुछ भी वीडियो होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, उसको मैं डालूंगा, जो आपके CTT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बात को यहीं विराम देते हुए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं। हमारा यह टॉपिक CDP के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक है सृजनात्मकता। कहीं कहीं आप इसे सृजनात्मकता के साथ रचनात्मकता को भी पाएंगे। सृजनात्मकता और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी सभी एक ही हैं। अब बात आती है कि सृजन अर्थात रचना करना, यह हमारे मन में कहाँ से आता है, क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले से यदि हमारे पास यदि कुछ वस्तुएं, कुछ परिस्थिति, कुछ आवश्यक वस्तुएं मौजूद हैं, तो उससे अलग हट करके जब हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे मन में कुछ नए विचार आते हैं, जब हम कुछ नई वस्तुओं के बारे में शोध करते हैं और अनुसंधान करते हैं, तो वह जो हमारा सृजन होता है नया, कुछ अलग हट करके, उसे ही हम सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता में यह बात शुरू कहाँ से होती है? तो यह शुरू होती है कि हमारे पास कुछ न कुछ आधार चाहिए, कुछ न कुछ हमें बेस चाहिए, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो वे वस्तुएं जिन पर हम विचार करते हैं, जिसके बारे में हमें ज्ञान होता है, जिसको लेकर हम कार्य करते हैं, तथा उन्हें हम एक नया रूप देना चाहते हैं, अर्थात हमारे दिमाग की यह एक उपज होती है कि हम कुछ अलग हट करके कुछ करना चाहते हैं, कुछ नवीनता लाने चाहते हैं अपने कार्यों में, जिससे कि हमारे कार्य का डिमांड हो, हमारी एक अलग पहचान हो। तो वैसी स्थिति में जो भी व्यक्ति इस कार्य में आना चाहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सृजनात्मकशीलता को डेवलप करनी होती है। तभी जा कर के वह क्या है, रचनात्मकता, सृजनात्मकता की विकास होती है। अब बात यहाँ आती है कि सृजनात्मकता क्या अकेले आती है, कहाँ से आती है, क्यों आती है? तो उसके लिए हमारे पास कुछ न कुछ आधार चाहिए, अर्थात मौलिक रूप में मूलतः हमारे अंदर कुछ बात पहले से चली आ रही होती है। हमारे पास पुराना एक आधार होता है जिसे हम मौलिकता कहते हैं, और आगे की आवश्यकता के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार हम कुछ नया करना चाहते हैं, शोध करते हैं, और इन दोनों को मिला करके क्या है, सृजनात्मकता का विकास होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो आपके सामने यहाँ मौजूद है, सृजनात्मकता का मतलब होता है, सृजनात्मकता का अर्थ है मौलिकता प्लस उपयोगिता। CTT की परीक्षा में आपसे यह प्रश्न बनता है कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? तो सृजनात्मकता का संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि मौलिकता प्लस उपयोगिता जहाँ होगी वहीं पर सृजनात्मकता होगी। अर्थात उस व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं यह विचार बनता है कि हमें क्या करना है, किसी भी कार्य को सृजनात्मक ढंग से विकसित करना है, तभी वह जाकर के क्या है कि उसके अंदर इस विकास
इसका विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा, परिभाषा है, परिभाषा में भी प्रश्न है और प्रश्न के आधार पर ही कुछ हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो बात यह आती है कि क्रो एंड क्रो साहब ने जो परिभाषा दिया था वह है कि सृजनात्मकता मौलिक परिमाणों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अब यहाँ से प्रश्न यह बनता है कि यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि मौलिक परिमाणों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो मौलिक परिमाणों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया को हम सृजनात्मकता कहते हैं। वेरी गुड। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे साहब हैं, दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है जेम्स डेवर। जेम्स डेवर का क्या कहना है? जेम्स डेवर साहब कहते हैं कि सृजनात्मकता अर्थात नवीन रचना उत्पादन में होती है। अर्थात हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ उत्पाद करना चाहते हैं। निश्चित है जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी और सृजन करने की बात हमारे दिमाग में आएगी तो कुछ न कुछ उत्पाद होगा, कुछ न कुछ नया बनेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सृजनात्मकता कहते हैं। वेरी गुड है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। कोल एंड ब्रूस साहब भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमें इस पर कुछ अपने विचार दिए हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। सृजनात्मकता क्या है? एक मौलिक उत्पाद है। प्रश्न बनता है कि सृजनात्मकता क्या है? तो यह एक मौलिक उत्पाद है। शुरू में मैंने ऊपर अभी आपको बताया है कि सृजनात्मकता क्या है? यह एक मौलिक उत्पाद है। अर्थात कुछ न कुछ पहले से हमारे पास होता है, मौजूद होता है, चाहे वह उसका रूप कुछ भी हो, लेकिन आगे जो हम सृजन करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, वो क्यों करते हैं? उपयोगिता के आधार पर। अर्थात आगे क्या बात बनती है? सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन की ग्रहण करके अभिव्यक्त करने एवं गुणांक करने की योग्यता एवं प्रक्रिया है। तो योग्यता भी और प्रक्रिया भी, जिस व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता के गुण नहीं होंगे वह व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि सृजनात्मकता के लिए उस व्यक्ति के अंदर योग्यता होनी चाहिए और उस काम को करने के लिए उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। अर्थात कुछ प्रोसेस भी होगी तभी जाकर के सृजनात्मकता होगी। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? तो सृजनात्मकता की यह विशेषता हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें 4 मुख्य बातें हैं। सृजन कौन कर सकता है? सृजन करने के लिए जोखिम उठाने का उनके पास हिम्मत होनी चाहिए। दूसरा है कठिन कार्यों को करने की हिम्मत होनी चाहिए। तीसरा है अन्य कार्यों के प्रति जागरूक भी उन्हें होना पड़ेगा। और चौथा है कि सदैव अग्रशील रहना पड़ेगा। अर्थात बात यह बन करके आती है कि सृजन कौन कर सकते हैं? जिन्हें जोखिम उठाने का जुनून होगा और जो जोखिम उठाना चाहते हैं वैसे व्यक्ति ही किसी कार्य के लिए क्रिएटर बन सकते हैं, रचनाकार बन सकते हैं। सृजनात्मकता की शैली उनमें विकसित हो सकती है। तो हम जानते हैं, हमने देखा है कि इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने जोखिम उठाया है और सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाते हैं। तो जोखिम उठाना अर्थात रिस्क लेना किसी काम को करने के लिए, यह नहीं कि पता नहीं यह काम करने के बाद में मुझे क्या होगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, संशय की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति से सृजनात्मक कार्य नहीं हो सकते हैं। दूसरा है कठिन कार्यों को करना। जब हम हट करके कुछ काम करेंगे, नियम से हट के, और कुछ जो हमारी एक अलग पहचान बनाने की जो इच्छा है, तो उसमें निश्चित रूप से जोखिम भरा काम तभी होता है जब वो कठिन होता है। यदि कठिन कार्य नहीं होगा तो कोई भी उसको कर सकते हैं। अर्थात जोखिम उठाने के बाद ही कोई कठिन कार्य हो सकता है। कार्यों के प्रति जागरूकता, अन्यों के प्रति जागरूकता, अर्थात आपके साथ या आपके इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो पहले से हैं या जो इसमें कुछ करना चाहते थे, कर रहे हैं, उनसे संबंधित क्या कुछ इसमें परिस्थितियाँ आ सकती है, उसके प्रति भी हमें जागरूक रहना चाहिए और सदैव अग्रशील रहना चाहिए। अर्थात आगे की ओर सोचना चाहिए। इसका एक उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करता हूँ। यदि मान लीजिए कि आप प्राइवेट विद्यालय स्टार्ट करते हैं, खोलना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि आप जब नए विद्यालय खोलेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको कोई नहीं जानता रहेगा। आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि विद्यालय स्टार्ट करने के बाद हमारे पास कितने विद्यार्थी होंगे, शिक्षक कैसे होंगे, वहाँ आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन होंगे, वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी होंगी, विद्यार्थियों को लाने ले जाने, इन सभी चीज़ों का आपको रिस्क लेना पड़ेगा।
फिर यह जो विद्यालय आरंभ होगा कुछ दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि कठिन कार्यों को करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अन्यों के प्रति जागरूक, अर्थात यदि आप जहाँ विद्यालय स्टार्ट कर रहे हैं, अब नया विद्यालय है, तो आपके आसपास में जितने भी विद्यालय हैं उनसे आपकी कंपटीशन है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके का विद्यालय हम स्टार्ट करें जिससे कि हमारा विद्यालय जो है कि अच्छे से चले और किसी दूसरे से मुझे परेशानी ना होगा और न मुझसे दूसरे को परेशानी हो। और सदैव अग्रशील रहना, अर्थात पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, तभी जा कर के हम उस कार्य में सफलता पा सकते हैं, अर्थात सृजनशील हो सकते हैं। इसी पर आधारित एक बात निकल करके आती है कि सृजनशील बालक जरूरी नहीं कि वो प्रतिभाशाली हो, अर्थात जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वह सृजनशील नहीं हो सकते हैं, इसकी कोई बात निश्चित नहीं है। लेकिन जो बच्चे, बालक, शिशु सृजनशील होंगे वह निश्चित रूप से प्रतिभा आगे की ओर जागरूक रहते हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि सृजनशील बालक जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली हों। प्रतिभाशाली बालक हो सकता है कि सृजनशील हो भी और नहीं भी। सभी बच्चे प्रतिभाशाली जो हों सृजनशील नहीं हो सकते हैं, परंतु सृजनशील बच्चे जो होंगे वह प्रतिभाशाली हो सकते हैं। अब प्रश्न बनता है कि सृजनात्मकता की प्रकृति क्या है। यहाँ से प्रश्न बनता है, आपको जो परीक्षा में बनेगा प्रश्न, सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है। तो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, दोनों होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऑप्शन रहेंगे, सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है, तो जन्मजात भी होती है और प्रकृति भी होती है, अर्जित भी की जाती है, अर्थात जन्म से माता पिता से आनुवंशिकी तौर पर भी आ सकते हैं और बाहर आने के बाद, धरती पर आने के बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है आपको, अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या है कि आप अर्जन भी करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है, जन्मजात भी होती है और अर्जित भी की जाती है, दोनों होती है। फिर प्रश्न बनता है कि सृजनात्मकता में कौन कौन सा चिंतन होता है। तो सृजनात्मकता में चिंतन कौन सा है, तो वह है अपसारी चिंतन। आगे के टॉपिक में मैं इस अपसारी चिंतन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप ध्यान देंगे। इसी तरीके से प्रश्न आगे बढ़ता है कि सृजनात्मकता के आधार क्या हैं। सृजनात्मकता के आधार क्या हैं, तो सृजनात्मकता के आधार हैं चिंतन। सृजनात्मकता के आधार क्या हैं, चिंतन है। चिंतन के आधार पर ही सृजन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। चिंतन और सृजन के संबंध में विचार सर्वप्रथम किसने दिए थे, यहाँ से प्रश्न बनता है। चिंतन और सृजन के संबंध में सर्वप्रथम विचार देने वाले मानव वैज्ञानिक का नाम था गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के आधार पर इसे 5 के अंतर्गत 5 मानसिक व्यवहारों को इन्होंने समाहित किया है। अर्थात सृजनात्मक वही हो सकते हैं जिनके अंदर यह 5 गुण होंगे। वह कौन कौन से हैं 5 गुण? पहला है संज्ञान, जिसको हम कॉग्निटिव भी कहते हैं। दूसरी है स्मृति, जिसे मेमोरी भी कहते हैं। तीसरी है अपसारी चिंतन, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और चौथा है अवसारी चिंतन, जिसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और पांचवा है मूल्यांकन, जिसे हम इवेल्युएशन कहते हैं। परंतु इन पांचों टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके इसके लिए, सृजनात्मकता के लिए, सृजनशीलता के लिए, वह है आपको जो मुख्य रूप से पढ़ना है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो इन्हीं दोनों मुख्य बिंदुओं पर हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बाकी अन्य टॉपिक आपको इस सिलेबस के अनुसार नहीं बनते हैं, आपके बीएड या डीएलएड में मिलेंगे, परंतु इस सीटीईटी के लिए ये 2 मुख्य टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। अब बात आती है कि अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अभिसारी चिंतन अर्थात कन्वर्जेंट थिंकिंग, केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर के चिंतन करना। एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर, अर्थात आप अपने सारे जो भी इधर उधर जो आपके मन भटक रहे हैं वह केंद्रित करके एक ही चिंतन पर विचार करना है, वह कहलाता है अभिसारी चिंतन। इसमें अधिक विकल्प और विचारों का फैलाव का स्थान नहीं मिलता, अर्थात आपके पास ऑप्शन नहीं होते हैं और आप उन्हीं जो आपको ऑप्शन जब नहीं मिल रहा है तो आप किसी एक बिंदु पर निश्चित होकर के आप उसको उत्तर देते हैं, उसका उत्तर देते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि क्लोज ऑफ द बॉक्स चिंतन थिंकिंग, अर्थात यह है कि आप इसके अंदर ही सिमटे होते हैं, उसके बाहर आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं।
इसका मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यदि कही जाती है कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी आप एक ही जवाब दे सकते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अर्थात आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, उसे हम कहते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। इसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन किसे कहते हैं? इंग्लिश में हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। अर्थात किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि आपको दिया जाएगा तो उसके लिए कई ऑप्शन रहते हैं या आप एक से अधिक अपने उत्तर को दे सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। कभी कभी यह प्रश्न पूछता है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसे कहते हैं, जो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, मैंने समझाने का प्रयास किया है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का मतलब है यह एक बॉक्स है, उसके बाहर पी फॉर प्रॉब्लम। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं कि आपको कितने प्रश्न के किसी प्रश्न के जवाब कहाँ तक देने हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे उत्तर हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि कैसे भारत में शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। तो उसके लिए एक दो ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे उत्तर हैं। इसी तरीके से आपके पास क्या है कि अगला प्रश्न, अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। वह टॉपिक है कि सृजनशीलता के तत्व। सृजनशीलता के तत्व पर सबसे पहले जो थिंकिंग किया, विचार किया, मानववैज्ञानिक ने जो विचार दिया वे थे टॉरेंस साहब। सृजनशीलता के कुछ मुख्य जो आपको इनके परिभाषा है उस पर हम विचार करते हैं। सृजनशीलता के कुछ समानार्थी या विभिन्न संप्रत्यय वैज्ञानिक अनुसंधानों, कलाकृतियों, संगीत रचना, लेख व काव्य कला, चित्रकला, भवन निर्माण आदि सृजनशील कार्यों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। अर्थात ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि हम लोग क्या हैं कि सृजनशीलता को देख सकते हैं, इसीलिए सभी क्षेत्र को बताया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान अर्थात खोज में, कलाकृतियों अर्थात जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसमें, संगीत में, रचना में, लेख माने कहानी, काव्य, कविता पाठ वगैरह करना, चित्रकला इत्यादि, भवन निर्माण करना, इन सभी क्षेत्रों में सृजनशीलता को हम देख सकते हैं। अब आगे प्रश्न बनता है कि सृजनशीलता के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो सृजनशीलता के 4 मुख्य तत्व हैं। एक है प्रवाह जिसे हम फ्लुएंसी कहते हैं, विविधता जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी, या कहीं कहीं किताब में आप नमनीयता भी देखते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, विविधता या नमनीयता यदि नज़र आती है तो आप समझिएगा एक ही चीज़ है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखा हूँ कि आपको इसमें कहीं कन्फ्यूजन ना हो। तीसरा होता है मौलिकता अर्थात ओरिजिनलिटी, और चौथा है विस्तार अर्थात इलेबोरेशन, विस्तार से पढ़ना, इलेबोरेशन करना। प्रवाह क्या है? प्रवाह से तात्पर्य किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों या प्रत्युत्तरों या अनुक्रियाओं को प्रस्तुत करने की क्रिया होती है। प्रवाह किसे कहते हैं? तो किसी विषय पर लगातार बोलते रहना, लगातार अपने विचारों को व्यक्त करना, जब तक कि आप थकते नहीं हैं या जब तक कि आपको बोलने के लिए टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाए तब तक लगातार बोलने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। अनवरत चलते रहने की क्रिया को ही हम प्रवाह कहते हैं। यहाँ पर प्रवाह से अभिप्राय बोलने की क्षमता से है, इसलिए कहा गया है कि प्रवाह से तात्पर्य किसी भी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों या प्रत्युत्तरों या प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करने के प्रवाह। इसको 4 भागों में बांटा। अब प्रवाह कहाँ से आएगा, कैसे होगा? तो है वैचारिक प्रवाह होंगे, अर्थात जो अपने विचार हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। तो वह कैसे प्रस्तुत करते हैं? प्रवचन के द्वारा बोल करके हम इस बातों को रखते हैं। प्रवचन के द्वारा वैचारिक विचारों को अनवरत जो होते हैं प्रवचन देने वाले या किसी पर व्याख्यान देने वाले वो बोलते रहते हैं। दूसरा है अभिव्यक्ति के माध्यम से, जिसको कि एक्टिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई सुपरस्टार है और प्रोग्राम दे रहे हैं अपना स्टेज पर, तो उनकी अभिव्यक्ति ऐसी होती है कि उसके दर्शक उससे बंधे हुए रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी एक्टिंग जब तक चलती रहती है दर्शक उससे बंधे हुए रहते हैं। तीसरा साहचर्य प्रवाह। साहचर्य प्रवाह से अभिप्राय है कि बोलना और साथ ही साथ उसको कैसे हम आपस में सामंजस्य बिठाएं कि वह
बात को समझ सके। जैसे आप पढ़ाने के दौरान टॉपिक पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते हम उन्हें TLM वगैरह देते हैं या अन्य किसी विषय को वहाँ से सामंजस्य उदाहरण के द्वारा या किसी और क्रियाओं को करके उनको समझाते हैं, तो उसे हम साहचर्य का प्रवाह कहते हैं। और शब्द प्रवाह से मतलब हो गया कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उन्हें हम अच्छे से समझाने के लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, समानार्थी, विपरीतार्थक इत्यादि अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे जो श्रोता हैं उनको समझ में आ जाए, तो इसे हम शब्द प्रवाह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात विविधता। विविधता से अभिप्राय किसी समस्या पर दिए गए प्रत्युत्तरों या विकल्पों में विविधता के होने पर है। विविधता मतलब वैरायटी, अलग अलग तरह के आपके पास एक नहीं विविधता है किसी भी चीज़ में। जब हम दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो एक ही माध्यम, एक ही प्रस्तुति नहीं होती है, उससे मिलती जुलती बहुत सारी होती है। इसीलिए हम इसको शायद विविधता भी कहते हैं और इसलिए सृजनात्मकता में इसे पढ़ना है। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प या प्रत्युत्तर कितने भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है विविधता से अभिप्राय क्या है? तो किसी समस्या पर दिए गए जब हम किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका उत्तर एक नहीं कई तरीके से दिया जाता है और सभी उत्तर उसमें से जो होते हैं सही होते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट जो उत्तर होता है उसे हम स्वीकार करते हैं। आगे है मौलिकता अर्थात ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी अर्थात मौलिकता क्या होती है? तो मौलिक, इससे प्रश्न बनता है मौलिकता किसे कहते हैं, मौलिकता क्या होती है? तो मौलिकता मुख्य रूप से नवीनता से संबंधित होती है। अर्थात किससे है? मौलिकता से। मौलिकता नवीनता से। प्रश्न बनता है कि नवीनता किससे संबंधित है? तो मौलिकता से संबंधित है। व्यक्ति के अन्य से भिन्न विकल्पों को मौलिक विकल्प कहा जाता है। क्या कहा गया? दूसरे से अलग हो आपका विकल्प, उसे हम क्या कहते हैं? मौलिक कहते हैं। ठीक है। प्रश्न यह बनता है कि व्यक्ति के अन्य से भिन्न विकल्पों को हम मौलिक विकल्प कहा जाता है। जैसे वस्तुओं को नए उपयोग बताना, कहानी या कविता लेख के शीर्षक लिखना, परिवर्तनों में दूरगामी परिणाम बताना, नवीन प्रतीक इत्यादि, ये सभी क्या हैं? ये हमारे लिए मौलिकता की बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तार, इलोबरेशन, किसी को विस्तृत में विस्तार के द्वारा समझाना, बताना कहा। विस्तार से तात्पर्य दिए गए विचारों या भावों को विस्तृत या व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण से होता है। अर्थात जो हम बातों को रख रहे हैं उसको कैसे रखते हैं? विस्तार से व्याख्या करके, ताकि सभी उनको समझ में आ जाए जो नहीं समझ पा रहे हैं। इनको रखने की दो तरीके होते हैं। एक होता है शाब्दिक अर्थात लिख करके, और दूसरा होता है आकृति विस्तारण अर्थात चित्रों के द्वारा जिसे हम समझाते हैं उसे कहा जाता है। पहला हुआ सिग्मेटिक एलेबोरेशन और दूसरा हो गया फिगरल एलेबोरेशन। सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत, सृजनात्मक का स्तर सिद्धांत, यह I.A. टेलर साहब ने दिया था। किसने दिया था? I.A. टेलर साहब ने दिया था। सृजनात्मकता के स्तर के सिद्धांत कौन से हैं? यह 5 हैं। यह कौन कौन से हैं? इसमें आपको इसकी व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, इसलिए मैंने केवल इसका परिचय दिया है। इसकी व्याख्या के लिए हम अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को स्टॉप करने का प्रयास करता हूं, और मैंने प्रयास किया है कि आपको जो कुछ भी मिल सके वह प्राप्त होगा। तो चलिए, बात यह हो रही है कि सृजनशीलता स्तर का सिद्धांत क्या है। तो सृजनशीलता स्तर का सिद्धांत 5 है, जिसे पहला कहते हैं अभिव्यक्ति की सृजनशीलता, दूसरा है उत्पाद की सृजनशीलता, तीसरा है अन्वेषण सृजनशीलता, चौथा है नवोन्मेष सृजनशीलता, और पांचवा है उद्यात्मक सृजनशीलता या सृजनात्मकता। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अभिव्यक्ति सृजनात्मकता अर्थात एक्सप्रेशन क्रिएटिविटी, उत्पाद सृजनात्मकता अर्थात प्रोडक्शन क्रिएटिविटी, अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता अर्थात इनोवेटिव क्रिएटिविटी, इनोवेशन सृजनात्मकता अर्थात इनोवेटिव क्रिएटिविटी, उदीयमान सृजनात्मकता अर्थात इमर्सन क्रिएटिविटी। मित्रों, दोस्तों, विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, अभ्यर्थियों,
मेरा यह टॉपिक आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें जिससे कि मैं आपको इस पर आधारित जो प्रश्न होगा, टॉपिक होगा, उस पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और वह आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में जाए, जिससे कि आप इसकी अच्छी तैयारी कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह सृजनात्मक टॉपिक CTT के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं निश्चित रूप से इस पर आधारित प्रश्न डालता हूं। आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जहां मैंने वीडियो को डाला है और आप उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे अगले टॉपिक में जुड़े रहेंगे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।